नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर धारा 138 में चेक बाउंस के मुकदमे से संबंधित कोई भी कोर्ट से समन आया है और यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या जमानत कराना चाहिए कि नहीं, इसमें जमानत कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, जमानत में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जमानत करवाना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समन पे जमानत नहीं करवाना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारे एक व्यूअर, हमारे एक क्लाइंट के साथ इसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक लोकल एडवोकेट ने उनको एडवाइस दी और उसके बाद फिर उनके खिलाफ वारंट आ गया जो कि बेलेबल था, लेकिन मामला बिगड़ गया। इसमें क्या है पूरी प्रक्रिया आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। मान के चलिए कि आपने किसी भी लोन में आपने चेक दिया है और आपने अपनी ईएमआई देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपका अकाउंट एनपीए हो गया, बैंक ने आपको 30 दिन की वार्निंग नोटिस दी और उसके बाद किसी भी सिविल कोर्ट में उसने आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया। जैसे ही चेक बाउंस का मुकदमा हुआ, कोर्ट से आपको समन आ गया। अब जब समन आता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो समन है, इसमें जमानत कराने की क्या ज़रूरत है। देखिए हम आपको बता दें, चेक बाउंस का या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में जो ईसीएस बाउंस का केस होता है, इसमें आपको एडवांस में जमानत कराना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इसमें जमानत नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारी तो गिरफ्तारी हुई नहीं तो हम इसमें जमानत करा के क्या करेंगे। लेकिन ये जो केस होता है, ये जो मुकदमा होता है धारा 138 का या धारा 25 का, ये अन्य धाराओं से यानी अन्य एक्ट में, अन्य कानूनों से एकदम बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको एक एडवांस में जमानत कराना पड़ता है। अगर आप इसमें समन पे जमानत नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। तो फिर उस समय आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कोर्ट ज़्यादा आपके खिलाफ नाराज़गी व्यक्त करे। कोर्ट यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट है वो आपके खिलाफ ये सोचे कि आप जानबूझ करके कोर्ट की अवहेलना करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि इसमें जमानत कराना क्यों ज़रूरी होता है। चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है एक प्रकार से वो तो सिविल नेचर का होता है, लेकिन जैसे ही आप समन पे नहीं जाते हैं, वारंट पे नहीं जाते हैं, जब ये नॉन बेलेबल हो जाता है तब ये आपका एक क्रिमिनल केस में परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एडवांस जमानत इसलिए किया जाता है कि आप कोर्ट को इस प्रकार से कॉन्फिडेंस दिलाएं, कोर्ट को आप भरोसा दिलाएं कि जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी आपको आना पड़ेगा। तो इस मामले में, चेक बाउंस के मामले में समन पे ही आपको जमानत करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपका केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि समन पे आप अपीयर हो गए, जमानत नहीं कराए और फिर आपका केस चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले में दूसरे मामलों की तुलना अलग काम होते हैं, यहाँ पर प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पर आपको जमानत कराना ज़रूरी होता है। जब भी आपके खिलाफ बैंक ने कोई भी चेक बाउंस का मुकदमा किया है किसी भी सिविल कोर्ट में और वहाँ से आपको समन आया है तो आपको जमानत ज़रूर कराना चाहिए। देखिए जमानत कराने के लिए आपको 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। उन दोनों व्यक्तियों का एड्रेस आईडी लगेगा, उनका फिर एक प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा, चाहे वो आप खेत का जो भी पेपर होता है, जो बोलते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, कोई भी गाड़ी हो गई उसकी आरसी हो गई, कुछ वैल्यूबल प्रॉपर्टी का पेपर लगता है, उसका जीरोक्सी लगता है, फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे और उसके बाद आपको जमानत मिल जाएगी। तो अमूमन 2 व्यक्तियों की जमानत ज़रूरी होती है। इन 2 व्यक्तियों को आप स्वयं लेकर के जाएंगे, कोई एडवोकेट लेकर के नहीं जाएगा। कितना समय लगता है जमानत में? ऑन सेम डेट आपका जमानत हो जाता है। आप बेल बॉन्ड वगैरह सब कुछ भर के, जमानतदार का पेपर वगैरह रेडी करके अपने एडवोकेट दे दीजिए, एडवोकेट उसको वेरीफाई करके वकालतनामा के साथ लगा देगा, एक एप्लीकेशन लगा देगा और यहाँ पर आपको व्यक्तिगत
अपीयरेंस से, व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जमानत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छे खासे हैं, शायद वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हम उन्हीं की इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि और लोग भी अवेयर हो जाए। उनका केस जयपुर में चल रहा था और वहाँ पर जब वहाँ पे वो गए तो वहाँ के लोकल लॉयर ने कहा कि अभी आप जमानत मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लॉयर का इंटेंशन गलत था। उनका मतलब ये था कि जब आपके खिलाफ कोई भी NBW हो जाए, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट हो जाए, तो आपसे मोटा तगड़ा पैसा लिया जाए और उस समय जब आप जमानत कराएंगे तो आपसे अच्छी खासी रकम ली जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी समन आता है धारा 138 में, तो एडवांस जमानत कराना होता है। यही इस एक्ट का प्रक्रिया है, इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। नहीं आप कराएंगे तो सीधे वारंट कट जाएगा। ऐसा नहीं है कोर्ट आपको सहूलियत देगी कि आपकी बात को सुनेगी, तुरंत वारंट इशू हो जाएगा अगर आप समन पे अपीयर होकर के जमानत नहीं कराते हैं तो, और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने एक बार जमानत करा लिया तो ऐसा नहीं कि जीवन भर वही जमानत चलती रहेगी। वो कभी कभी सस्पेंड भी हो जाता है, तो फिर से भी आपको जमानत कराने की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा, इसमें जमानत सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो समन पे ही आप जमानत कराएं, किसी के बहकावे में मत आएं, नहीं तो नुकसान आपका होगा। पैसा इसमें कितना लगता है, देखिए हर प्रक्रिया में अलग अलग फीस होती है, कोई इसमें फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान के चलिए 2 से 3 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं आपका जमानत कराने का। लेकिन अब इसमें एडवोकेट अपनी कितनी फ़ीस जोड़ देते हैं, वो कितना पैसा चार्ज करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से धारा 138 में आपको एडवांस जमानत लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें एडवांस जमानत नहीं लेंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, दिक्कत आपको हो जाएगी। फिर भविष्य में आपके खिलाफ कोर्ट का जो रवैया होगा, कोर्ट का जो भी व्यवहार होगा, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। कोर्ट आपकी बात कम सुनेगी और हो सकता है कि अगर किसी तरीके से कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट मिल जाते हैं जो आपके केस में आपको ही ज़्यादा दोषी ठहराएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप एडवांस जमानत करा करके अपने केस को आगे बढ़िए और उसमें फाइट करिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।